हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे टीचिंग स्किल्स शिक्षण कौशल का पार्ट 7, जिसमें हम इसके इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो इससे पहले इसके 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखे वो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही जीवन कौशल की भी हमने 10 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, तो वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं, जो कि यूपी प्राइमरी सुपर टेट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है। तो जो प्रस्ताव पाठ योजना में प्रस्तावना प्रश्न होता है वो होता है बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंधित। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व ज्ञान से। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं। तो शिक्षण प्रविधि की किस किस टाइप से पढ़ाया जा सकता है? प्रश्नोत्तर विधि से भी पढ़ा सकते हैं, वर्णन विधि से भी, कहानी कथन विधि से भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं। शिक्षण प्रक्रिया के 3 पक्ष होते हैं, शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्य वस्तु। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। और अगर पूछ लिया जाए कि शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष में केंद्र में, सेंटर में कौन होता है, तो सेंटर में होगा शिक्षार्थी और दोनों साइड में होंगे शिक्षक और पाठ्य वस्तु। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं निष्क्रिय, और टीचर रहता है उसमें सक्रिय। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है बच्चे का समाजीकरण भी, लोकतांत्रिकरण भी और पाठ्यक्रम की समझ भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? निरीक्षण विधि का मीन्स होता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों की जांच करना, मीन्स दूसरे के व्यवहार का अध्ययन करना। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो शिक्षण में सुधार भी किया जा सकता है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों टाइप का होता है। विज्ञान के साथ साथ कला भी है, लेकिन जो शिक्षक है वो अनुवेशन नहीं है, बल्कि शिक्षण सहचार्य की भूमिका निभाता है, जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों का संबंध बना रहता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। निर्देश निर्धारित करके भी कर सकते हैं, प्रेरित श्यामपट्ट का प्रयोग करके भी, दृष्टांत या उदाहरण देकर, और छात्रों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? तो इनमें कौन सा वार्तालाप कौशल भी होता है, परियोजना कार्य भी, मौखिक प्रश्न भी। लेकिन जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए उपागम नहीं माना जाता। ये 3 ही होंगे, वार्तालाप, परियोजना और मौखिक प्रश्न। सीसीई में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य कितना होता है? तो सीसीई कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, हिंदी में इसको बोलेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसमें औपचारिक का जो परसेंटेज होता है वो होता है 40% और योगात्मक का 60%। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रमशः 40% और 60%। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु जो सबसे अच्छी विधि है वो है खेल गतिविधि प्रविधि। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह संप्रेषण में निपुण होना चाहिए। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। तो छात्रों को प्रेरित करने की सबसे सही विधि है उनकी प्रशंसा करना या पुरस्कार देना। अधिगम का शिक्षा में योगदान है। अधिगम का शिक्षा में योगदान है व्यवहार परिवर्तन में भी, नवीन अनुभव प्राप्त करने में भी और समायोजन में भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों के सीखने में आई हुई कठिनाइयों को जानना, बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है ये जानना। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना और उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं, तो निर्देश निर्धारित करके भी, श्यामपट्ट का प्रयोग करके, दृष्टांत और उदाहरण द्वारा और छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय
एक अध्यापक क्या करता है? तो कक्षा में प्रभावी अगर व्याख्यान देते समय सबसे मेन है सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है। शिक्षा के दो उद्देश्य हैं। शिक्षा के जो मेन उद्देश्य होंगे वो होंगे बालकों में विषयों का ज्ञान और उनका मानसिक विकास करना। एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्रों में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन लाता है। प्रस्तावना कौशल की विशेषताएं हैं। प्रस्तावना कौशल पाठ के विकास में भी सहायक होती है और ये पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं इसमें, और पाठ की भूमिका भी होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो पियाजे की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है संवेदी पेशीय अवस्था जो कि 0 से 2 साल के लिए होती है। सेकंड होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल के लिए। फिर थर्ड होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के लिए। और लास्ट होती है औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष। तो यहाँ पर अमूर्त स्तर पर चिंतन पूछा है तो ये होगा औपचारिक, या इसको अमूर्त भी बोल सकते हैं, संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी। कौशल को सीखने में सबसे पहली जो अवस्था होती है वो होती है नकल करके सीखना, मीन्स अनुकरण करना। निम्नलिखित में से कौन पुनर्वलन का उदाहरण नहीं है? इसमें पुनर्वलन का उदाहरण है नहीं, पहला है नहीं लता 45, उत्तर 45 नहीं है। कमला उत्तर देने में तुम कीर्ता की सहायता नहीं कर सकती। तो जिसमें भी नहीं और इस टाइप के होंगे वो तो पुनर्वलन का उदाहरण होंगे नहीं। अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो, ये भी नहीं होगा। तो इसमें होगा सुनील तुमने सही कहा। बच्चों में स्वाध्ययन की क्षमता का विकास कर सकते हैं उन्हें नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ पर तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त ना कर ले। विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। यह समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। यह अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगात्मक अनुभवों हेतु प्रवेश का निर्माण करते हैं। तो इसमें पूछा था समावेशी शिक्षा जिसमें कि सभी बच्चों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी कि अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए अधिगम के अनुभवों के लिए उनका परिवेश का निर्माण करते हैं। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है अनुभव द्वारा नवीन अर्थ ढूंढने से। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की जो सबसे अच्छी विधि होगी तो इसमें प्राथमिक कक्षा के लिए पूछी है तो वो होगी अनुकरण विधि। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित किस पर बल देती है? तो वो देती है बोध का विकास करना। शिक्षण को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता बस नियंत्रण दिया जाए। छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो। यह व्याख्या करने में शिक्षक जो है वो केंद्रीय भूमिका निभाए या शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा अगर छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता दी जाए। शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। तो इसमें अगर उपयुक्त सभी होता तो हो जाता, लेकिन जो मेन होगी शिक्षण विधि वो होगी अंतःक्रियात्मक विधियां। सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति कौन सी है? तो सबसे ज्यादा जो प्रभावी है वो होगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पद्धति। एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है? तो व्यवहारगत व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी भी होनी चाहिए। समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से अच्छा संपर्क भी होना चाहिए और निदानात्मक और उपचारात्मक प्रक्रियाओं का भी प्रयोग। लेकिन धैर्यशीलता का कम होना गलत होगा कि जबकि धैर्यशीलता ज्यादा होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है? तो विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रेषित करते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य भी करते हैं और संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकास भी करते हैं। लेकिन विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं। यही हो जाएगा हमारा गलत ऑप्शन। एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है। ऐसा करने के लिए उसे कौन सा तरीका सबसे अच्छा यूज करना होगा?
विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर या इंडोर गेम आयोजित कराकर, कहानी कथन विधि द्वारा या कक्षा के किसी एक विद्यार्थी द्वारा नियंत्रण। तो इसमें सबसे सही होगा कि उनसे क्रिएटिव चीजों को कराकर। प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी दो अधिगम करता है और उनकी जो योग्यताएं, रुचि या कौशल कभी भी समान नहीं होते, जिसको हम बोलते हैं वैयक्तिक भिन्नता। शिक्षा का उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनाना, भी ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो और व्यवहारिकता का भी निर्माण करना। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट शिक्षण विधि दी थी जॉन डीवी ने, फ्रोवेल ने दी थी किंडरगार्टन या खेल विधि, आर्मस्ट्रांग ने ह्यूरिस्टिक विधि। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन डीवी। वह विशेषता जो सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। तो इसमें आमने सामने की अंतःक्रिया भी होती है, कार्यों पर जोर और शिक्षक केंद्रित भी, लेकिन वैयक्तिक जवाबदाही सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं होती। एक अच्छा विद्यालय वह है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है, जहां प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे, वह बिना एक दूसरे के सहयोग से वैयक्तिक रूप से सीखे, जो बालक के सामाजिक स्त्रीकरण को समझे और कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए, या आदर्श उत्तरों को याद करने पर जोर दे। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी, जो बालक की कक्षा के वातावरण को अच्छा बनाए। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा? तो कक्षा 3 के लिए सबसे अच्छा होगा सृजनात्मक क्रियाकलाप कराना। कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? तो उनके व्यवहार परिवर्तन के रूप में। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती होती है वो होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया, तो सबसे पहले जो प्रयोगात्मक विधि दी थी वो दी थी विल्हेम वुंट ने। इन्हें ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। आपके अनुसार शिक्षण है एक प्रक्रिया, एक कला, एक कौशल? तो शिक्षण एक कला और कौशल दोनों ही है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो समावेशी विद्यालय से समानता की भावना का भी विकास होता है, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास होता है और विशेष बालकों के नैतिक आचरण को भी उठाता है, लेकिन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में आत्महीनता की भावना का विकास नहीं होता है। निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को किस चीज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय सबसे मेन होता है कहानी कथन। विज्ञान में मूल्यांकन किस टाइप का होना चाहिए? तो जो मूल्यांकन है वो सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थी विषय में रुचि लेते हैं, शिक्षक को विषय का गहन ज्ञान हो या विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, एक ही विषय वस्तु को बार बार दोहराया जाए। तो शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाए। ऑप्शन सी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।